Today we will complete the life cycle of Funaria. In our last lecture of Funaria, we have discussed about बेटा स्पोरोफाइट तक हम आ गए थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने किया था, गैमीट्स बना दिए थे, फर्टिलाइजेशन हो चुका था। लास्ट में हमने बताया था कि जाइगोट जो है वो फर्दर डेवलपमेंट शो करता है, कैलिप्ट्रा बनता है, फिर सीटा इलोंगेट होता है, कैलिप्ट्रा रप्चर हो जाता है, ठीक है। और आपका फुट, सीटा और कैप्सूल पार्ट को हमें डिस्कस करना था। तो हमने डिस्कस किया था वहाँ पे कि जो स्पोरोफाइट होता है फ्यूनेरिया का, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट: फुट, सीटा एंड कैप्सूल। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, जो फ्यूनेरिया का स्पोरोफाइट होता है ये पार्शियल पैरासाइट के तौर पर एक्ट करता है। किसके तौर पर एक्ट करता है? पार्शियल पैरासाइट की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है पार्शियल पैरासाइट की तरह बिहेव? क्योंकि ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेता है, लेकिन वाटर और मिनरल के लिए ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है? वाटर और मिनरल के लिए ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। दैट मीन्स गैमेटोफाइट पे डिपेंड है, लेकिन फूड नहीं ले रहा है उससे। उससे क्या ले रहा है? वाटर एंड मिनरल ले रहा है, अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर रहा है। इसलिए इसको हम बोलेंगे कि वो पार्शियल पैरासाइट है। क्या है? पार्शियल पैरासाइट, ठीक है। फुट इसका वो पार्ट है जो इसको गैमेटोफाइट से कनेक्ट करेगा, गैमेटोफाइट के अंदर एम्बेडेड होता है। सीटा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, और कैप्सूल जो होता है ये इसका फर्टाइल पार्ट है। इसको हम फर्टाइल पार्ट क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कैप्सूल जो है स्पोरोफिटिक फेज का पार्ट है, तो इसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और जब ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं तो ये क्या बनाएंगे बेटा? आपका प्रोटोनीमा बनाएंगे, क्योंकि ये एक मॉस है तो प्रोटोनीमा में मॉडिफाई हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कैप्सूल की स्ट्रक्चर, उसके बाद कैप्सूल में स्पोर बनेंगे, लास्टली स्पोर का डिस्पर्सल कैसे होगा वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखें, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एपोफाइसिस पार्ट। कैप्सूल जो स्ट्रक्चर होती है एक्चुअल में इनके केस में, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: एपोफाइसिस, थीका एंड ओपर्कुलम, ठीक है। एपोफाइसिस इसका लोवेस्ट पार्ट है, जिसके अंदर आपको स्टोमेटा देखने को मिलेंगे। कैप्सूल का सबसे नीचे वाला हिस्सा जो सीटा के कांटेक्ट में है वो क्या कहलाता है? एपोफाइसिस। थीका इसका मेनली जो फर्टाइल पार्ट है वो कौन सा है? थीका पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा? थीका। और ओपर्कुलम एक लिड की तरह बिहेव करती है, इसके केस में एक लिड होती है, ठीक है, जो कि इसके कैप्सूल को कवर करती है। डायग्राम में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, तो ध्यान से देखें। नीचे से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है इनका फुट पार्ट। कौन सा पार्ट है? फुट पार्ट, जो कि गैमेटोफाइट के केस में एम्बेडेड होता है। जब आप ऊपर जाओगे तो आपको सीटा दिखाई देगा। ये है इसका सीटा पार्ट। ये स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगी? सीटा, ठीक है। इसके बाद ये जो बड़ा सा ब्रॉड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाएगा? इसका कैप्सूल। कैप्सूल में आप क्या देखोगे? सबसे लोअर जो पार्ट है इसको हम कह रहे हैं एपोफाइसिस। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एपोफाइसिस को? इसके अंदर स्टोमेटा आपको देखने को मिलेंगे। स्टोमेटा किस में हेल्प करेंगे? गैसियस एक्सचेंज में। जो किस लिए चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, क्योंकि हमने कहा था कि इसका जो कैप्सूल पार्ट होता है वो पार्शियल पैरासाइट होता है, ठीक है। तो एक तो इसके पास स्टोमेटा होते हैं, और दूसरा ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ये जो पार्ट है इसका, ये पार्ट है थीका। कौन सा पार्ट है? थीका। और सबसे टिप के ऊपर आप देखोगे तो ये एक लिड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इस लिड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ओपर्कुलम। क्या बोलेंगे बेटा? ओपर्कुलम, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जिस पार्ट पे थीका ओपर्कुलम से कनेक्टेड होता है उनका जो जंक्शन होता है ना बेटा, ये जंक्शन, इस जंक्शन को हम कहते हैं एनुलस।
जंक्शन क्या कहलाता है? एनुलस कहलाता है। जब आप इस ओपर्कुलम लिड को ओपन कर देते हैं, क्या कर देते हैं? ओपर्कुलम को हम ओपन कर देते हैं, तो ओपर्कुलम जो है इसके नीचे आपको पेरिस्टोम टिथ दिखाई देते हैं। 32 टिथ हमें दिखाई देंगे जो कि 2 रो में अरेंज होते हैं। 16 + 16, ठीक है। जब हम फ्यूनेरिया की ओपर्कुलम को रिमूव कर देते हैं तो नीचे आपको पेरिस्टोम दिखाई देता है। पेरिस्टोमियल टिथ होते हैं, जिसमें जो पेरिस्टोमियल टिथ होते हैं 2 रिंग्स में अरेंज होते हैं। आउटर रिंग में 16 होते हैं, इनर रिंग में 16 होते हैं। एनुलस और पेरिस्टोम को कनेक्ट करने वाली एक डेलिकेट रिम होती है, ठीक है। एक डेलिकेट स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? रिम कहते हैं, ठीक है। बेटा जो पेरिस्टोम टिथ है इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, इम्पॉर्टेंट है कि जो पेरिस्टोम टिथ हैं दे आर अरेंज्ड इन 2 रिंग्स। 2 रिंग्स में अरेंज है। कौन कौन सी है? 2 रिंग। आउटर रिंग में 16 होंगे और 16 टिथ आपके होंगे इनर रिंग में, क्योंकि फ्यूनेरिया के केस में 32 टिथ होते हैं। कितने टिथ होते हैं? 32। इनमें से बेटा जो आउटर रिंग होती है टिथ की, दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। वो कैसे होता है? हाइग्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? अगर बाहर जो कंडीशंस हैं वो ड्राई है, तो जब वो कंडीशंस ड्राई होंगी तो आउटर रिंग ऑफ पेरिस्टोमियल टिथ जो होती है वो वाटर को लॉस करेंगी। क्या करेंगी? वाटर को लॉस करेंगी। दैट मीन्स ये क्या शो करती है? ज़ीरो चेजी। ज़ीरो चेजी क्यों शो करती है? क्योंकि जैसे ही ड्राई कंडीशंस आएगी, जो आउटर रिंग ऑफ पेरिस्टोमियल टिथ होता है वो वाटर को लॉस करेगा और ये हेल्प करेगा स्पोर के डिस्पर्सल में। किस में हेल्प करेगा? स्पोर के डिस्पर्सल में, ठीक है। जो इनर रिंग होती है पेरिस्टोमियल टिथ की, एट एक्ट लाइक ए सीव, एक सीव की तरह एक्ट करता है, जिसके थ्रू पोर्स, जो स्पोर्स होंगे वो फिल्टर आउट होंगे, थ्रू विच spores are filtered at the time of dehiscence. दोनों की दोनों लेयर जो होती हैं टिथ की वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होती हैं बेटा, दोबारा से ध्यान से देखना। सिर्फ इनकी आउटर लेयर जो होती है वो हाइग्रोस्कोपिक होती है, ठीक है। आउटर लेयर हाइग्रोस्कोपिक होती है, साथ में सीटा जो पार्ट होता है इनका वो भी हाइग्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। सीटा तो क्या करेगा बेटा? इनिशियल जर्क देगा, स्पोर को आगे धकेलेगा, फिर उसकी फर्दर डाइसेंस कौन कराएगा? पेरिस्टोमियल टिथ, आउटर रिंग। इनर जो रिंग है वो एज सच क्लोज ही रहती है, जिसमें से स्पोर्स फिल्टर होकर के जाएंगे ताकि वो एक साथ बल्क में रिलीज ना हो। फिल्टर होकर के आराम आराम से धीरे धीरे पास होंगे और स्पोर डिस्पोज होते जाएंगे। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं। फ्यूनेरिया का तो हमने पढ़ लिया कि फ्यूनेरिया के केस में तो 32 टिथ होते हैं, 16 आउटर रिंग में और 16 इनर रिंग में। लेकिन इसमें बेटा 2 एक्सेप्शंस हैं, एक तो है पोगोनेटम, दूसरा है पॉलीट्राइकम। इनके केस में 64 पेरिस्टोमियल टिथ होते हैं। कितने पेरिस्टोमियल टिथ होते हैं? 64, जिसमें से 32 आउटर रिंग में होते हैं और 32 इनर रिंग में होते हैं। अगर हम स्फेगनम मोस की बात करें तो उसमें तो पेरिस्टोमियल टिथ क्या होते हैं बेटा? एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ और स्ट्रक्चर्स भी हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो बेटा, जब आप सीटा को ध्यान से देखोगे तो क्योंकि फुट वो पार्ट है जो कैप्सूल को, जो आपका कैप्सूल है इसको गैमेटोफाइट से कनेक्ट करता है ताकि ये वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन कर सके। तो वाटर और मिनरल जिसको फुट एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हमें पूरे कैप्सूल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है कंडक्टिंग टिश्यू। तो आप सीटा में ध्यान से देखोगे तो आपको ये कंडक्टिंग स्ट्रैंड दिखाई देगा।
और ये कंडक्टिंग स्ट्रैंड आगे जा कर के कहाँ कनेक्ट होता है, जो आपका कैप्सूल का फर्टाइल पार्ट है इसके कोल्यूमेला रीजन से अटैच होता है। ध्यान से देखें, हालांकि हमने कहा है कि थीका क्या होता है, फर्टाइल, लेकिन थीका का पूरा पार्ट फर्टाइल नहीं होता है बेटा, ध्यान से देखना। इसके सेंटर में ये जो स्टेराइल टिश्यूज़ है जिसका काम होता है वाटर और मिनरल को कंडक्ट करना, ये पार्ट कहलाता है कोल्यूमेला। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कोल्यूमेला कहाँ लोकेटेड होता है, क्या फंक्शन होता है, स्टेराइल है या फर्टाइल है। तो ध्यान रहे ये स्टेराइल पार्ट है, ये स्पोर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है बेटा। ये सेंट्रल पार्ट है जो वाटर और मिनरल को कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, वाटर और मिनरल की कंडक्शन कराएगा क्योंकि ये कंडक्टिंग स्ट्रैंड से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है, कंडक्टिंग स्ट्रैंड से। जब आप कोल्यूमेला के बाहर देखोगे तो ये आपको एयर सैक दिखाई देता है। एयर सैक का मतलब ना, ये सॉरी स्पोर सैक दिखाई देते हैं। स्पोर सैक का मतलब क्या है, ये एक ऐसी कैविटी है जिसके अंदर स्पोर की फॉर्मेशन होगी। ये हमने स्पोर को रिप्रेजेंट किया है बेटा, ये हमारे क्या है, स्पोर बन रहे हैं। तो पूरे के पूरे थीका पार्ट में स्पोर की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, सिर्फ थीका के कौन से पार्ट में स्पोर बन रहे हैं बेटा, स्पोर सैक में। अब क्योंकि स्पोर क्या है, फर्टाइल पार्ट है, तो इसको हमें प्रोटेक्शन देनी है। तो इसको प्रोटेक्शन देने का काम कौन करेगा, इसके अराउंड होता है एयर सैक। ये आपका एयर सैक है जो इसको स्पोर सैक को शॉक और जर्क से प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, शॉक और जर्क से इसको बचाता है ताकि स्पोर डैमेज ना हो। अब ये एयर सैक जो होता है इसमें इनको ऐसे सेपरेट करने के लिए ये क्या होते हैं बेटा, ट्रैबिक्यूले होते हैं। क्या होता है, ट्रैबिक्यूले। ठीक है, लिटरली इनको सेपरेट करते हैं ताकि ये किसको प्रोटेक्शन दे सके, स्पोर सैक को प्रोटेक्शन दे सके। ठीक है, बाहर की लेयर्स की अगर आप बात करो तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर्स है सेल की, उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे आपको कुछ लेयर दिखाई देंगी हाइपोडर्मिस की, और हाइपोडर्मिस से नीचे आपको ये क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू दिखाई दे रहा है। क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू मतलब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स ये गैमेटोफाइट से वाटर और मिनरल लेगा। स्टोमेटा इसके पास है, गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा, साथ में इसके पास क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू है, तो वो इन रॉ मटेरियल को यूज़ करके खुद से ही क्या बना लेता है बेटा, अपना फूड बना लेता है। लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसको वाटर और मिनरल किससे चाहिए, गैमेटोफाइट से। ये खुद से वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता है, इसलिए ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट तो है लेकिन फूड के लिए डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ये पार्शियल पैरासाइट के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो था इसका स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम स्पोर का डिस्पर्सल कैसे होगा उस मैकेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे कि डाइसेंस कैसे होगा, मैकेनिज्म क्या है स्पोर के डिस्पर्सल का, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखना, होता क्या है, जैसे ही बाहर का क्लाइमेट ड्राई हो जाता है, क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो जो आउटर पेरिस्टोम टिथ है, इनर वाले नहीं, सिर्फ आउटर, आउटर पेरिस्टोम टिथ क्या करेंगे, श्रिंक होंगे। वो श्रिंक हो गए, क्यों हो गए श्रिंक, क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक है, वाटर को लॉस करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था, पेरिस्टोम और एनुलस के बीच में एक डेलिकेट रिंग होती है। डेलिकेट मतलब बहुत नाजुक सी होती है, जिसको हम रिम कहते हैं। अब जैसे ही पेरिस्टोम श्रिंक होगा, ये रिम क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। रिम क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और जैसे ही रिम ब्रेक डाउन होगी, वो एनुलस को भी क्या कर देगी बेटा, रप्चर कर देगी। एनुलस को क्या कर देगी, रप्चर कर देगी। अरे एनुलस क्या था, जंक्शन था किस किस के बीच में, इसका थीका और ओपरकुलम के बीच में। अगर एनुलस रप्चर होगा तो ओपरकुलम जो पार्ट है, जो लिड है इसकी, वो इसके थीका पार्ट से सेपरेट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, इससे बिल्कुल अलग हो जाएगी। अब अलग हो जाएगी तो क्या होगा, पेरिस्टोम टिथ एक्सपोज होगी। ठीक है, अब क्या होता है,
सीटा जो पार्ट था, जो इसकी स्टॉक थी, वो भी हाइग्रोस्कोपिक हमने बताई थी। तो जैसे ही ड्राई वेदर आती है, ये जो सीटा होती है ये भी क्वेल्ड हो जाती है, और इसकी क्वेलिंग की वजह से स्पोर को एक जर्क मिलता है, जर्क क्रिएट होता है कैप्सूल में, और उस जर्क की वजह से ये जो कैप्सूल के अंदर आपके जो स्पोर्स होते हैं दे कम्स आउट, वो बाहर की तरफ आएंगे। अब बाहर की तरफ उसको क्या मिलेगा, पेरिस्टोम टिथ मिलेगा। तो इनर पेरिस्टोम टिथ से वो फिल्टर होंगी, और फिर आउटर पेरिस्टोम टिथ भी हाइग्रोस्कोपिक है, तो वो उसके फर्दर डिस्पर्सल में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्पोर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये ध्यान से देखना, ये डिटेल में आता है। फ्यूनेरिया का जो स्पोर होता है वो 4 वॉल लेयर्ड होता है, राउंडेड शेप का होता है, और 4 टाइप की वॉल लेयर से कवर्ड होता है। आउटर मोस्ट वॉल लेयर को हम बोलेंगे पैराइन। पैराइन से नीचे आपको देखने को मिलेगी एक्साइन। एक्साइन से नीचे सेपरेशन डिस्क होती है, और सेपरेशन डिस्क के नीचे आपको इंटाइन देखने को मिलेगी। और इनका जो स्पोर होता है ना बेटा, उसकी खास बात क्या होती है कि उसमें क्लोरोप्लास्ट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो स्पोर है इनका वाइबिलिटी पीरियड होता है 8 to 15 ईयर्स। वाइबिलिटी पीरियड का मतलब क्या होता है कि अगर इतने टाइम पीरियड में इनको सुटेबल कंडीशंस मिल जाएंगी तो ये जर्मिनेट करके प्रोटोनीमा बना लेंगे। लेकिन एक बार अगर ये टाइम पीरियड चला जाए, उसके बाद चाहे हम इसको कितनी भी सुटेबल कंडीशंस दे दें, ये स्पोर कभी भी प्रोटोनीमा नहीं बना पाएगा। इसका मतलब प्रोटोनीमा बनाने के लिए विद इन दिस पीरियड इसको क्या चाहिए, सुटेबल क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि स्पोर का डिस्पर्सल क्यों हो रहा है, ड्राई कंडीशंस की वजह से हो रहा है, तो इसका मतलब स्पोर क्या शो करते हैं, 0 चेजेस शो करते हैं। अब बात आती है, हम कह रहे हैं कि स्पोर को सुटेबल क्लाइमेट चाहिए, तो वो सुटेबल क्लाइमेट क्या है जिस क्लाइमेट में ये स्पोर जर्मिनेट होते हैं। तो बेटा फ्यूनेरिया के जो स्पोर होते हैं वो 30 डिग्री सेल्सियस पे जर्मिनेट होंगे। टेम्परेचर चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस, और फोटो पीरियड मतलब लाइट ड्यूरेशन चाहिए 12 to 24 आवर। ठीक है, जर्मिनेट करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो सुटेबल टेम्परेचर, एक फोटो पीरियड। टेम्परेचर तो कितना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस, और फोटो पीरियड कितना चाहिए, 12 to 24 आवर का फोटो पीरियड मतलब लाइट पीरियड चाहिए। 12 से 24 घंटे की लाइट इसको चाहिए, जो डे टाइम में हमें लाइट मिलती है। तो मे बी आर्टिफिशियली या मे बी नेचुरली, जैसे भी अगर हम देंगे तो ये स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे बेटा, प्रोटोनीमा बनाएंगे। तो इस तरीके से फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल क्या हो जाती है बेटा, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, एक बार कुछ टर्म्स 2 थे जो मैं दोबारा बता देती हूँ। एक तो टर्म था ट्रैबिक्यूले, जो हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, ट्रैबिक्यूले हमने इसके एयर सेक्ट में पढ़ा था। तो ये क्या करते हैं, थीका के अंदर पार्टीशनिंग करते हैं, और थीका में लेटरल कंडक्शन कराते हैं, लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ध्यान देना, जो आपका एयर सेक्ट था उसको, उसके बीच में ऐसे आपके क्या प्रेजेंट थे बेटा, ट्रैबिक्यूले। अब क्योंकि कॉल्यूमेला सेंटर में था जिसने वाटर और मिनरल को रिसीव किया सीटा से, बीच में आ गया स्पोर सेक। तो यहाँ तो एयर सेक है, एयर फिल्ड अप है, तो इस पार्ट से बाहर वाले रीजन में वाटर एंड मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट हो, क्योंकि क्लोरीन काइमेटस टिश्यू आपका कहाँ है, बाहर है। तो उसकी लेटरल कंडक्शन के लिए क्या होते हैं बेटा, ट्रैबिक्यूले होते हैं। ध्यान देना, ठीक है। पार्टीशनिंग भी करते हैं ये थीका में, ठीक है, एयर सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वाटर और मिनरल की लेटरल कंडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरा हमने टर्म पढ़ा था कॉल्यूमेला, ये जो सेंटर में था, ये कॉल्यूमेला भी इनके स्पोरोफाइट का ही एक पार्ट है। ये भी क्या है, इनके स्पोरोफाइट का ही एक पार्ट है, और इसका फंक्शन क्या होता है, कंडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, वाटर की कंडक्शन में हेल्प करेगा।
तो ये था बेटा फिनेरिया की लाइफ साइकिल, ठीक है। अगर इसमें कहीं पे कोई भी डाउट आपको है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।